हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को, जो कि है इमेजेस लिंक्स फ्रेम्स इन HTML। और यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 4 मेंशन कर रखा है। तो हो सकता है आपकी बुक में जो है ये चैप्टर किसी और चैप्टर नंबर पे दे रखा हो, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये देखना है किस नेम से या फिर ये जो टॉपिक्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि आप जो है इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के टॉपिक्स को। तो इमेजेस लिंक्स और फ्रेम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कई सारे बच्चों ने जो है HTML को नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पे मैं HTML का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो देखिए, HTML है क्या। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जो एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका कि यूज वेब पेजेस या फिर वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के टैग और एलिमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे HTML है। HTML टैग ये बताता है कि ये जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, इसके बाद में हम हेड लगाते हैं। हेड का मतलब होता है कि हमें जो है वेब पेज का हेडर डिजाइन करना है। इसके बाद में हम टाइटल टैग यूज करते हैं और इसमें देते हैं हम टाइटल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर। तो जो भी टाइटल आप टाइटल टैग में देंगे, वो टाइटल जो है आपको वेब पेज में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, फिर हेड टैग को क्लोज करते हैं और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं बॉडी को। और बॉडी के अंदर हम लिखते हैं वो चीज़ जो कि हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करानी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने वेलकम टू HTML। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेब पेज पे वेलकम टू HTML। और इसके बाद में बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाता है। और लास्ट में जो हम HTML टैग को क्लोज कर देते हैं, मतलब कि जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से क्लोज हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पता हो, लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जो है HTML के बारे में ना पता हो। तो थोड़ा सा मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि HTML एक्चुअली में है क्या, इसमें वर्क किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं चैप्टर के टॉपिक्स की। तो सबसे पहला टॉपिक है इंसर्टिंग इमेजेस। मतलब कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम HTML में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने वेब पेज में पिक्चर्स, ड्राइंग, चार्ट्स या फिर किसी अदर ग्राफिक को यूज़ करते हैं, तो इससे आपका वेब पेज और अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब कि वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि पिक्चर है, ड्राइंग है, चार्ट है, ग्राफिक्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इमेजेस। मतलब कि वेब पेज पर अगर आप इनको लगा रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं इमेजेस। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं, इनको हम वेब पेज पर किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, HTML में इमेज टैग की हेल्प से हम जो है ऐड कर सकते हैं वेब पेज पे किसी भी इमेज को। और ये जो इमेज टैग है वो एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का देखिए मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैग जिसको भी क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। मतलब कि जिस टैग में जो है कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो उसे हम एम्प्टी टैग बोलते हैं या फिर नॉन कंटेनर टैग भी बोलते हैं। तो ये जो इमेज टैग होता है, इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट बेसिकली जो है टैग की फंक्शनैलिटी को इनहेंस करता है। तो जो इमेज टैग है, इसके भी कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करेंगे, हम कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखेंगे। हम लिखेंगे IMG, मतलब कि जो इमेज टैग है उसका यूज करेंगे। उसके बाद में आप यूज करेंगे SRC एट्रीब्यूट को। ये बेसिकली बताता है सोर्स को कि आपकी जो इमेज है वो कौन सी है, कहाँ पे है। इस तरीके से सोर्स को डिफाइन करने के लिए SRC एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। और उसके बाद में हम देते हैं इमेज का नाम, जिसको कि हमें वेब पेज पे इंसर्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि इमेज टैग के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको SRC एट्रीब्यूट बताया, तो इसका यूज मैंने आपको बताया कि इसके हेल्प से आप इमेज का पाथ डिफाइन करते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ पे है, किस टाइप की इमेज है। पाथ को डिफाइन करने के लिए जो हम SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए SRC लगाया, उसके बाद में हमने बताया कि C ड्राइव में माय डॉक्यूमेंट के अंदर रोज नाम की इमेज है, जिसको कि मुझे वेब पेज पे इंसर्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से जो SRC एट्रीब्यूट होता है वो पाथ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट भी लिख सकते हैं। मतलब कि इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आप HTML का कोड बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी HTML फाइल है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए ये है हमारी HTML फाइल, जिसमें कि हमने HTML का कोड लिख दिया है। तो अगर आप शॉर्ट में जो है इमेज का नाम लिखते हैं, तो उस केस में ये जो फाइल है आपकी, जो HTML की फाइल है, ये फाइल और जो इमेज है वो दोनों एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। मतलब कि एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए, तभी जो है आप शॉर्ट में इस तरीके से इमेज का नाम लिख के इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको पूरा पाथ कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए जो है आपकी HTML की फाइल किसी और जगह पे है कंप्यूटर में, और जो आपकी इमेज है वो किसी और जगह पे है, तो उस केस में जो है आपको फिर इस तरीके से पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि SRC एट्रीब्यूट क्या करता है। बात करते हैं इमेज टैग के अगले एट्रीब्यूट की, जो कि है विड्थ। तो इसकी हेल्प से जो है आप इमेज की विड्थ को सेट कर सकते हैं। मतलब कि इमेज की जो विड्थ आपको कितनी रखनी है वेब पेज पे, वो आप इस एट्रीब्यूट के हेल्प से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, इमेज को इंसर्ट करा है और उसके बाद में देखिए विड्थ एट्रीब्यूट को लगाया है
और यहाँ पे जो बिट सेट करी है वो 50% सेट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो हम इमेज की बिट्स को भी सेट कर सकते हैं। अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग का हाइट एट्रीब्यूट की हेल्प से आप जो है इमेज की हाइट को सेट कर सकते हैं वेब पेज पे, कि आप जो इमेज की हाइट कितनी वेब पेज पे रखना चाहते हैं वो इस एट्रीब्यूट की हेल्प से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट लगाया है और हाइट को इस तरीके से 60% पे सेट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हाइट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। बात करते हैं अगले एट्रीब्यूट की जो कि है ऑल्ट। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से आप अपने इमेज के लिए अल्टरनेट जो टेक्स्ट होते हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये जो है आपके वेब ब्राउजर में तब डिस्प्ले होंगे जब आपकी इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। मतलब कि जब आपकी इमेज लोड नहीं होगी वेब ब्राउजर में, तो उस केस में वहां पर टेक्स्ट लिख के आ जाएंगे जो कि बता देंगे कि इमेज किस बारे में, मतलब कि इमेज का जो भी डिस्क्रिप्शन आप इस एट्रीब्यूट की हेल्प से डिफाइन करेंगे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने जो है रोज फ्लावर की इमेज को इंसर्ट करा है वेब पेज पे, और उसके बाद में देखिए ऑल्ट एट्रीब्यूट को लगा के यहाँ पे लिख दिया है दिस इज रोज फ्लावर। तो मान लीजिए जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले नहीं होती है, इंटरनेट कनेक्शन जो है मान लीजिए स्लो है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ जाएंगे जिससे कि जो यूजर होगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर है। तो कुछ इस तरीके से अल्टरनेट टेक्स्ट को लगाने के लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो चलिए इस सब को अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, और सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया है। अगर आप चाहें तो ओनली नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कोडिंग करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने लिख लिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज ऑलरेडी है। तो इस HTML फाइल को जो है मैंने कुछ इस तरीके से सेव कर रखा है। देखिए इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट आ रहे हैं, लिख के आ रहा है वेलकम टू HTML। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ इमेज को इंसर्ट करना, तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड को लिखेंगे, बॉडी सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम लगाएंगे इमेज टैग को। मैं लिखूंगा IMG, इसके बाद लिखेंगे हम SRC, क्योंकि हमें जो है इमेज का सोर्स भी डिफाइन करना होगा। तो मैंने SRC लिख दिया, इसके बाद लगाएंगे इक्वल का साइन। तो मान लीजिए मुझे जो इमेज इंसर्ट करनी है वो मेरी D ड्राइव में है। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे D ड्राइव में कुछ इस तरीके से AI इमेजेस कलेक्शन के अंदर AI के नाम से फोल्डर है जिसमें कि ये 3 इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मान लीजिए मुझे ये गोल वाली जो इमेज है इसको मुझे इंसर्ट करना है। तो देखिए जो मेरी HTML की फाइल है वो मैंने अलग जगह पे सेव कर रखी है और जो इमेज है वो अलग जगह पे सेव है। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे अगर मैं नेम लिखता हूँ खाली इमेज का, मैं देखिए लिखता हूँ गोल, और जो इमेज का फॉर्मेट था वो था वेब। मैं यहाँ पे देखिए कर देता हूँ वेब। इस तरीके से मैंने जो है फॉर्मेट भी लिख दिया है। और अब जो इसको मैं सेव करके अपने वेब पेज को ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि वहाँ पे इमेज आई या नहीं आई। देखिए फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ और देखिए जैसे मैंने ओपन कराया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज ओपन नहीं हो रही है, मतलब कुछ इस तरीके से इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो मेरी फाइल है, मतलब जो मैंने HTML फाइल सेव करी है वो अलग जगह पे करी है और जो इमेज है वो अलग जगह पे है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कंप्लीट पाथ देना होगा, मतलब कि पूरा पाथ जो है मुझे देना होगा, तब कहीं जाके जो है मेरी इमेज यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के कंप्लीट पाथ को कॉपी कर लूँगा। इस काम को करने के लिए इस इमेज को मुझे वेब ब्राउजर में ओपन करना होगा। मैं किसी वेब ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। देखिए इमेज है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पाथ आ रहा है, तो इसको मैं जो है सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। कुछ इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद में जाऊँगा मैं यहाँ पे और इस जगह पे उस पाथ को पेस्ट कर दूंगा। देखिए इसको हटा रहा हूँ मैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कुछ इस तरीके जो पाथ है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे Ctrl+S करता हूँ मैं, मतलब कि मैंने सेव कर दिया इस HTML फाइल को और अब जाके जो है मैं वेब पेज को ओपन करता हूँ। देखिए ये रहा हमारा वेब पेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी इमेज और फाइल दोनों अलग अलग प्लेस पे हैं, तो आपको पूरा कंप्लीट पाथ देना होता है, तभी जाके जो है आपकी इमेज इंसर्ट होती है वेब पेज पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इतना लंबा जो है आपको लिखना ना पड़े, बस आप इतना पार्ट लिख दें और आपकी इमेज इंसर्ट हो जाए। तो इस केस में क्या करना होगा, आपको इमेज को उसी फोल्डर में लेके जाना होगा जहाँ पे आपकी फाइल है। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ, उस इमेज को मैं कॉपी करके उस फोल्डर में ले जाता हूँ। देखिए मेरी इमेज है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और ये रहा HTML फाइल वाला फोल्डर, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इमेज आ गई है। अब जो मैं यहाँ पे इसको छोटा कर सकता हूँ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे यहाँ पे गोल वाले पार्ट को रखना होगा, मतलब कि इतने पार्ट को जो है मुझे रखना होगा, मतलब कि इमेज का जो नाम है वो रखना होगा और उसके साथ में जो इमेज की एक्सटेंशन है वो भी हमें लिखनी होगी, मतलब कि इमेज किस टाइप की है, तो वो एक्सटेंशन भी हमें यहाँ पे लिख देनी होती है। देखिए अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से और वेब पेज को अगेन ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस फोल्डर में आ गया और ओपन करता हूँ मैं इसको। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से जो आप भी काम कर सकते हैं, मतलब कि दोनों ही फाइल, जो HTML फाइल है वो और जो इमेज है, दोनों को एक फोल्डर में रख लें, तो आप इस तरीके से इमेज का नाम शॉर्ट में लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स की।
तो यहाँ पे देखिए जो इमेज आ रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, मतलब कि जो टेक्स्ट ना वो सही से दिख भी नहीं पा रहे हैं, इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लगा सकते हैं हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट को। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हाइट को सेट कर देता हूँ 60% पे, कुछ इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे 60% लिख दिया है, इतना सेट कर दिया है। इसके बाद में जो है विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ, मान लीजिए विड्थ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे विड्थ, और इसको मैं सेट कर देता हूँ मान लीजिए 40% पे। 40% मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसको सेव करता हूँ मैं, और सेव करने के बाद में वेब पेज को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वेब पेज को ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है वो छोटी हो चुकी है, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आ रहे हैं और इमेज का जो साइज है वो छोटा हो चुका है। और भी छोटा अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। देखिए मैं यहीं से करके दिखा दे रहा हूँ आपको जल्दी से। मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ 40% एंड इसकी विड्थ को कर दे रहा हूँ मैं मान लीजिए 20%। सेव करता हूँ और यहाँ पे जो वेब पेज है इसको मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इमेज और भी छोटी हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप इमेज की हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट एट्रीब्यूट की। देखिए मैं लिख देता हूँ अल्ट एट्रीब्यूट, मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ पर्सन इमेज। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो जब भी ये वेब पेज पे जो है इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो उस केस में आपको अल्टरनेट टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तो हमारी इमेज शो हो रही है, लेकिन कभी ऐसा होगा जब इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो उस केस में यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिख के आ जाएंगे। जैसे अभी के केस में जो है मैं यहाँ पे मान लीजिए जो इमेज का नेम है उसको मैं गलत कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं कर देता हूँ, मैंने ए लगा दिया, कुछ इस तरीके से इमेज का नेम मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है। अब देखिए वेब पेज पे चलते हैं। देखिए वेब पेज पे आ गया मैं। अभी देखिए यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि हमने जो इमेज का नाम है वो गलत कर दिया है। तो इस केस में होगा कि यहाँ पे जो इमेज के टेक्स्ट हैं वो लिख के आ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर सही से देख पा रहे होंगे तो देखिए लिख के आ रहा है पर्सन इमेज। जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट दिए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है वो अल्टरनेट टेक्स्ट को लगाने के लिए यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप जो है HTML का यूज करके एक इमेज को अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को, जो कि है लिंकिंग वेब पेजेस। मतलब कि अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं। तो देखिए जो वेबसाइट होती है वो बेसिकली कलेक्शन होती है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का। मतलब कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन जो होता है उसी को हम वेबसाइट बोलते हैं। तो वेबसाइट में जो वेब पेजेस होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, और हर वेब पेज पे जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली सभी वेब पेजेस पे वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है। तो ये जो वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं इनको लिंक किया जाता है HTML के एक स्पेशल फीचर की हेल्प से, जिसको कि हम बोलते हैं हाइपरलिंक। और ये जो हाइपरलिंक होता है वो जनरली अंडरलाइन टेक्स्ट होते हैं जो कि यूजर को किसी और वेब पेज पे ले जाते हैं जब इन पे क्लिक किया जाता है। और जनरली जो हाइपरलिंक होता है वो आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इमेजेस होती हैं उन पे भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं, मतलब किसी इमेज पे भी जो आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो हाइपरलिंक होते हैं इन पे जैसे ही हम माउस पॉइंटर को लेके आते हैं तो हमारा जो माउस पॉइंटर होता है वो हैंड की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एक तरीके की हैंड की शेप बन के आने लगती है जहाँ पे भी हाइपरलिंक लगा हुआ होता है। अगर आप वहाँ पे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो एक हैंड की शेप आने लगेगी, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं इसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है लिंकिंग की जाती है वेब पेजेस की। अब देखिए जो वेब पेजेस की लिंकिंग होती है इसके भी टाइप होते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से टाइप की लिंकिंग होती है। तो देखिए मेजरली 2 टाइप की लिंकिंग होती है, जिसमें कि पहले टाइप की लिंकिंग जो होती है वो है इंट्रा लिंकिंग, या फिर आप इसको कह सकते हैं इंटरनल लिंकिंग। और दूसरे टाइप की लिंकिंग होती है इंटरलिंकिंग, या फिर आप कह सकते हैं इसको एक्सटर्नल लिंकिंग। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही टाइप की लिंकिंग की। पहले हम बात करते हैं इंट्रा लिंकिंग या फिर इंटरनल लिंकिंग की। तो जब आप जो है किसी सेम वेब पेज के 2 सेक्शंस को आपस में लिंक करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। मतलब कि एक ही वेब पेज है और उसी के मल्टीपल सेक्शंस को आप लिंक कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। इस टाइप की लिंकिंग करके जो है आप एक ही वेब पेज के डिफरेंट पार्ट में जो है क्विकली मूव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से जो है वेब पेज बनाया है। अब इस वेब पेज में देखिए एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन जो है मान लीजिए ये है। तो इन सेक्शंस को अगर आप लिंक कर देते हैं, मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर लिंक क्रिएट कर दिया कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पर पहुंच जाऊं, और जैसे जो है मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पर पहुंच जाऊं इस पेज के। मतलब कि एक ही पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हो सकता है वेब पेज में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है वो टॉप पे हो और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल बॉटम पे हो, और मुझे जो इस सेक्शन में जाने के लिए स्क्रॉल करके बहुत नीचे तक जाना पड़ रहा है।
तो इस काम को करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दूंगा, मतलब कि इसी वेब पेज के दोनों सेक्शन को मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूंगा तो टॉप पे पहुंच जाऊंगा, और जैसे जो है मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूंगा मैं बॉटम पे पहुंच जाऊंगा, मतलब कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके की जो लिंकिंग होती है इसे हम बोलते हैं इंट्रा लिंकिंग या फिर इंटरनल लिंकिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की। तो एक्सटर्नल लिंकिंग की अगर हम बात करें तो जब आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। और ये वेब पेज जो है सेम वेबसाइट के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स के भी हो सकते हैं, मतलब कि एक वेबसाइट के दो डिफरेंट वेब पेजेस को अगर आप आपस में लिंक कर रहे हैं तो उसे भी हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। या फिर एक वेबसाइट के वेब पेज को किसी दूसरे वेबसाइट के वेब पेज से लिंक कर रहे हैं तो उसे भी हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, एक वेब पेज है इस तरीके से। मान लीजिए एक वेब पेज मैंने बना रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से, और दूसरा वेब पेज मैंने अलग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से बना रखा है। ये दो अलग अलग वेब पेजेस हैं, और इन दोनों को जो हम आपस में लिंक कर देता हूं तो यहाँ पे जो लिंकिंग क्रिएट होगी इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलिए बात करते हैं कि लिंकिंग को हम HTML में क्रिएट करते कैसे हैं। तो देखिए HTML में लिंकिंग को क्रिएट करने के लिए होता है एंकर टैग, जिसको कि HTML में हाइपर लिंक्स को जो है वेब पेज पर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि अगर आपको अपने वेब पेज पर कोई भी हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट करेंगे एंकर टैग की हेल्प से। और एंकर टैग जो है कंटेनर टैग है, मतलब कि ये ऐसा टैग है जिसको कि क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होती है। कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनको कि हम क्लोज करते हैं, तो ये भी जो है कंटेनर टैग है, इसको हमें क्लोज करना पड़ता है। तो एंकर टैग जो है एक तरीके के हाइपरलिंक टेक्स्ट की तरह यूज होता है। और हाइपरलिंक टेक्स्ट होते क्या है, हाइपरलिंक टैग्स जो है बेसिकली ऐसे टेक्स्ट होते हैं जहां पे कि हम लिंक को प्लेस करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो जैसे इस क्लिक हियर पे क्लिक किया जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई वेब पेज ओपन हो जाएगा, कोई ना कोई लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है उसे हम बोलेंगे हाइपरलिंक, और जो टेक्स्ट आ रहे हैं जिन पे कि लिंक लगा हुआ है इन्हें हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। बेसिकली इन टेक्स्ट की हेल्प से ही जो हम किसी वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब कि जो लिंक लगा हुआ है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से एंकर टैग यूज होता है। अब ये जो एंकर टैग है इसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एंकर टैग का पहला और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है हर्फ, जिसकी की स्पेलिंग होती है HREF, और इस एट्रीब्यूट की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो ये एट्रीब्यूट किसी वेब पेज की URL को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है, मतलब कि उस वेब पेज की URL को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है जिसको कि हम लिंक करना चाहते हैं किसी वेब पेज में एक्सटर्नल लिंकिंग को क्रिएट करते टाइम। तो हर्फ एट्रीब्यूट जो है किसी वेब पेज की URL को डबल कोड में एक्सेप्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक वेब पेज बना रखा है पेज 1 के नाम से, और उस पर जो है कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है, और इसी तरीके से आपने वेब पेज 2 बना रखा है जिसपे कि कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन अब आप चाहते हैं कि इस वेब पेज को जो है आप लिंक कर सकें पेज 1 वाले वेब पेज से, मतलब कि जो पेज 2 है इसको आप लिंक करना चाहते हैं पेज 1 से, जिसके लिए आप पेज 1 में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट दे देंगे और इन पे जो है लिंक लगा देंगे। जैसे इन टेक्स्ट पे क्लिक करा जाएगा तो ये जो पेज 2 होगा वो ओपन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होंगे उन पर हम लिंक लगा देंगे, जैसे क्लिक करेंगे हमारा पेज 2 ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लिंकिंग को क्रिएट करा जाता है। तो चलिए इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एंकर टैग में हर्फ एट्रीब्यूट का यूज करके इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं एंकर टैग को, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में लिखेंगे हर्फ एट्रीब्यूट को, देन इक्वल का साइन लगा के हम देंगे वेब पेज के URL को, और उसके बाद में हम यहाँ पे टैग्स या फिर कोई भी इमेज दे सकते हैं जिसपे कि हमें लिंक को लगाना है, और फाइनली जो है एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से सिंटैक्स रहता है जो कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ए हर्फ, और उसके बाद में इक्वल का साइन लगाया है। यहाँ पे आप सही कर लेना, सिंगल साइन हो गया, ये इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन लगाने के बाद में लिखा है page2.html, मतलब कि पेज 2 को जो हमें लिंक करना है। और यहाँ पे देखिए टैग्स दे दिए हैं क्लिक हियर फॉर पेज 2, मतलब कि इस पेज 2 वाले वेब पेज के लिए लिंक जो है इन टेक्स्ट पे लग जाएगा। जैसे इन टेक्स्ट पे जो आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेज 2 है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो है लिंक को क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि है टारगेट। तो टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करता है कि जो आपका हाइपर लिंक है वो कहाँ पे ओपन होगा, मतलब कि जो भी लिंक लगा हुआ है वो किस जगह पे ओपन होगा। इस चीज को डिफाइन करने के लिए जो हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं कि किस टारगेट पे जाके जो है लिंक ओपन होगा। तो इस टारगेट एट्रीब्यूट की जो है मेजरली 4 वैल्यू होती हैं, जिसमें कि पहली वैल्यू होती है ब्लैंक। अगर आप ब्लैंक वैल्यू देंगे तो आपका जो लिंक होगा वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, मतलब कि जो वेब ब्राउजर होता है उसमें न्यू टैब में जो आपका लिंक ओपन होगा। अगर आप वहां पे पेरेंट लिख देंगे तो आपका जो लिंक होगा वो पेरेंट फ्रेम में ओपन होगा, मतलब कि अगर आपने वेब पेज में मल्टीपल फ्रेम लगा रखे हैं तो जो पेरेंट फ्रेम होगा उसी में जो आपका लिंक ओपन होगा। अभी देखिए जो फ्रेम का कॉन्सेप्ट है वो आगे आएगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा थर्ड वैल्यू होती है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है जिस टैब में आपका लिंक शो रहा है
अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसी टैब में जो आपका लिंक ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ वैल्यू होती है टॉप। इस वैल्यू के हेल्प से जो आपका लिंक ओपन होगा वो पूरी बॉडी में होगा। अगर वहां पे कोई फ्रेम आपने लगा रखे होंगे तो वो सारे रिमूव हो जाएंगे और जो आपका लिंक होगा वो पूरी विंडो में आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि फुल बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज होती हैं। तो इनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं सिंटेक्स दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लिखेंगे ए हर्फ, उसके बाद में जो है यूआरएल देंगे, देन आप यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट को लगाएंगे और उसके बाद में उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। बाकी जो काम है वो आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मैंने लिखा है ए हर्फ और उसके बाद में इक्वल का साइन लगाया है। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन कर लेना। फिर लिखा है मैंने page2.html, मतलब कि ये जो वेब पेज है इसको मुझे लिंक करना है। और उसके बाद में लगाया है टारगेट एट्रीब्यूट को और यहाँ पे देखिए वैल्यू दी है ब्लैंक। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे इन टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा लिंक होगा वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंक में क्या होता है, न्यू टैब में जो है लिंक ओपन हो जाता है। तो चलिए जल्दी से ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं तो हमारा एक वेब पेज बना हुआ है जिसका कि नेम है 1। देखिए मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये वेब पेज है, इसको ओपन करते हैं तो इस पे जो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेब पेज और बना लेता हूँ। इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ न्यू फाइल पे और यहाँ पे जो है मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद में मान लीजिए इसका टाइटल दे दे रहा हूँ मैं पेज 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज पेज 2 एंड इसके बाद में यहाँ से जो इमेज है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये मैं इमेज हटा दे रहा हूँ और फिर जो है मैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। मैं BR टैग लगा दे रहा हूँ जिससे कि हम नेक्स्ट लाइन में जा सके। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी आर लर्निंग लिंकिंग इन HTML। ये मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, जाता हूँ सेव पे और उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ page2.html। ये मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव हो चुका है। अब देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये रहा हमारा पेज 2, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस पे जो है कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब मान लीजिए पेज 2 में जो है मुझे पेज 1 को लिंक करना है। मैं चाहता हूं कि यहीं से जो है मैं पेज 1 को एक्सेस कर सकूं। तो इस काम को करने के लिए जो है मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे पेज 2 में जाएंगे और यहाँ पे हम लगा देते हैं लिंक। हम यूज़ करेंगे एंकर टैग को। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए, फिर हम लिखेंगे हर्फ। इसके बाद में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पेज 1 का नेम। तो हमारा जो पेज 1 वाला वेब पेज है उसका नेम है 1। यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.html और इसको हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर। कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे डबल कोट में और इसके बाद में जो है हम यहाँ पे टैग्स दे देंगे जिन पे कि हमें ये लिंक लगाना है। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू ओपन पेज 1 और इसके बाद में क्लोज कर देंगे एंकर टैग को। ये एंकर टैग क्लोज हो चुका है और इससे पहले मैं यहाँ पे BR टैग को भी लगा दे रहा हूँ जिससे कि हमारे लिंक जो है न्यू लाइन में आए। इस तरीके से मैंने BR लगा दिया है। अब जो मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से। देखिए मैंने सेव कर दिया है और अब चल के जो हम वेब ब्राउजर में पेज 2 को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा पेज 2, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है ओपन हो गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है टेक्स्ट आ गए हैं क्लिक हेयर टू ओपन पेज 1 और ये देखिए ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहे हैं और अंडरलाइन भी यहाँ पे आ रही है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लिंक होता है वो जनरली ब्लू कलर का आ रहा होता है और जिन टेक्स्ट पे भी हमने लिंक लगाया होता है वो अंडरलाइन आ रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिंक पे मैं कर्सर को लेके जाऊँगा तो देखिए हैंड की शेप में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि ये बता रहा है कि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वेब पेज है वो ओपन हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी वेबसाइट के लिए भी लिंक लगा सकते हैं। देखिए मैं जो है इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं एंटर एंड कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं BR टैग को भी लगा दे रहा हूँ जिससे कि दोनों लिंक जो है अलग अलग लाइन में आए। BR का मतलब होता है ब्रेक रूल। बेसिकली नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम BR को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए मैं क्या करता हूँ, इस बार जो यहाँ पे मैंने 1.html लगाया है इसकी जगह पे जो है मैं क्या कर देता हूँ, वेबसाइट का नेम मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे गूगल को ओपन करना है तो मैं लिख देता हूँ HTTP, कुछ इस तरीके से लिखूंगा। फिर मैं लगाऊंगा कॉलन और इसके बाद मैं लगाऊंगा // को इस तरीके से और फिर मैं लिखूंगा www.google.com। कुछ इस तरीके से जो है मैं वेबसाइट का नेम डिफाइन कर दूंगा और इसके बाद में हम मैसेज चेंज कर देता हूँ क्लिक हेयर टू ओपन गूगल। ये लिख देता हूँ गूगल। ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसको सेव करते हैं हम और दोबारा से जो है वेब पेज को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा वेब पेज, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 लिंक आ गए हैं। पहला वाला जो लिंक है वो पेज 1 के लिए ओपन है और अब देखिए जो पहला वाला लिंक है उसका कलर जो है पर्पल हो गया है, मतलब कि ये बता रहा है कि ये लिंक जो है एक बार ओपन हो चुका है। तो पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेज 1 ओपन हो रहा है और अगर जो है मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो जो गूगल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। देखिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे
तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने जो है यहाँ पे क्लिक करा है, गूगल जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से जो आप वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टारगेट एट्रीब्यूट की। तो देखिए यहाँ पहले वाले लिंक में मैं लिखता हूँ टारगेट मैंने लिखा और इसके बाद में जो है मैं वैल्यू दे देता हूँ ब्लैंक। मैं कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा ब्लैंक। मैंने ब्लैंक लिखा और दूसरे वाले में जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्फ। यहाँ लिख देता हूँ टारगेट इक्वल का साइन लगा के मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर सेल्फ। और अब जो इसको सेव करके हम चलते हैं वेब पेज पे। सेव कर दिया, चलते हैं वेब पेज पे। ये रहा हमारा वेब पेज, इसको ओपन कर लेते हैं हम। तो ये देखिए ओपन हो गया है और इस बार देखिए दोनों लिंक जो है वो कैसे आ रहे हैं, पर्पल कलर में आ रहे हैं, मतलब कि दोनों लिंक ओपन हो चुके हैं। अब देखिए पहले वाले लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है न्यू टैब में ओपन होगा। देखिए यहाँ पे ओपन नहीं होगा, ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टैब में ही ओपन हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पे वैल्यू डिफाइन करी थी अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इसीलिए यहाँ पे जो वेब पेज ओपन हो रहा है वो न्यू टैब में ओपन हो रहा है। लेकिन जो सेकंड वाला लिंक है इसमें हमने वैल्यू दी थी सेल्फ। देखिए इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये लिंक जो है यहीं पे ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं लिंक जो है उसी टैब में ओपन हो गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है टारगेट एट्रीब्यूट वर्क करता है। तो अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंटरनल लिंकिंग करके भी दिखा देता हूँ, मतलब कि एक ही वेब पेज के डिफरेंट सेक्शंस को हमें क्लिक करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैं जल्दी से जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है न्यू फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ से जो है ये सब चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ, ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ। और बेसिकली जो है मैं यहाँ पे 2 सेक्शंस बना दे रहा हूँ। जैसे कि मैं जो है यहाँ पहले सेक्शन में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी कर रखे थे तो मैंने पेस्ट कर दिया है और इसी तरीके से मैं बना देता हूँ यहाँ पे दूसरा सेक्शन। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, तो मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया, मतलब कि पहला सेक्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का और दूसरा सेक्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे जो हम BR टैग को यूज़ कर दे रहा हूँ जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। और फिर जो है मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी जो है BR टैग को लगा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे भी BR टैग लगा दे रहा हूँ जिससे कि जो वेब पेज पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो वो प्रॉपर तरीके से हो, मतलब कि अलग अलग लाइन में टेक्स्ट लिखे हुए आए। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे मल्टीपल BR टैग को यूज़ कर ले रहा हूँ, मतलब कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है मुझे काफ़ी नीचे चाहिए वेब पेज में। देखिए पहले मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ फाइल में एंड सेव पे क्लिक करते हैं एंड इसका नेम दे देता हूँ, मान लीजिए इंटरनल .html। सेव कर देते हैं। देखिए सेव हो चुका है। अब जो है मैं इस वेब पेज को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए रहा वेब पेज, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है। और देखिए जहाँ पे भी मैंने BR लगाया वो अलग अलग लाइन में आ रहा है, मतलब कि इस तरीके से लाइन डिस्प्ले हो रही हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस वेब पेज का पहला सेक्शन तो जो है मेरा इतना रहे, इसके बाद में दूसरे सेक्शन को जो है मैं यहाँ से डिफाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, ये वाला सेक्शन तो मैं ऊपर ही रहने दूंगा और इस वाले सेक्शन को जो है मैं नीचे लेके जाऊँगा जिससे कि जो है ये नीचे चला जाए और इसको देखने के लिए मुझे वेब पेज को स्क्रॉल करना पड़े। तो इस काम को हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है मैं मल्टीपल BR टैग को लगा दे रहा हूँ। काफ़ी सारे BR टैग को मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ अलग अलग लाइन्स में। यहाँ BR लगा दिया, अगले लाइन में फिर BR कर दे रहा हूँ, इस तरीके से कर दे रहा हूँ BR को। मतलब जब भी BR लगाऊंगा तो मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कर दे रहा हूँ। इनको कॉपी कर लेता हूँ मैं और एक बार में पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर जो है मैं यहाँ पे BR लगा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने BR लगा दिए काफ़ी सारे। और साथ साथ यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको मैं बोल्ड में कर दे रहा हूँ। तो बोल्ड करने के लिए हम करते हैं B टैग का यूज़। ये मैंने बोल्ड कर दिया है। B टैग को क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से। और ऊपर वाली जो हेडिंग है, मतलब ये सेक्शन है, इसको भी मैं बोल्ड में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ B एंड लास्ट में कर देता हूँ B को क्लोज, इस तरीके से। अब इसको सेव करते हैं और अगेन जो है वेब पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेब पेज पे मैं दोबारा से आ गया हूँ। अब जो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो नीचे पहुंच गया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे आ चुका है। मतलब कि वेब पेज के इस सेक्शन को देखने के लिए जो है मुझे इस वेब पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ रहा है। इसी तरीके से ऊपर जाना होगा तो स्क्रॉल करके मैं ऊपर जाऊँगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ही सेक्शंस को, मतलब ये वाले सेक्शन को और इस सेक्शन को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ, जिससे कि मैं जो है डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके ऊपर पहुँच जाऊँ और लिंक पे क्लिक करके ही जो है मैं नीचे पहुंच जाऊं। यहाँ पे जो है मैंने 2 सेक्शंस के एग्जांपल लिए। आप जो है अपने वेब पेज में कितने भी सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे लिंक को क्रिएट। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे एंकर टैग को, लिखूंगा A, फिर लिखूंगा मैं हर्फ, देन इसके बाद में इक्वल का साइन लगा के मैं लगाऊंगा हैश का साइन। कुछ इस तरीके से हैश का साइन लगाएंगे और जिस सेक्शन पे भी हमें लिंक लगाना है उस सेक्शन का हम यहाँ पे नाम देंगे। तो हमें लगाना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मैंने लिख दिया है और इस पूरे पार्ट को डालेंगे हम डबल कोट के अंदर।
कुछ इस तरीके से जो हम डबल कोट में डिफाइन कर देंगे पूरे पार्ट को। और इसके बाद में हम देंगे यहाँ पे टेक्स्ट जिन पे कि हमें लिंक लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं सिंपली लिख देता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये टेक्स्ट मैंने लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो कुछ और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। बेसिकली इन टेक्स्ट पे ही जो है लिंक लगेगा। इसके बाद में जो है एंकर टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने क्लोज कर दिया है। और इसके बाद में मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बॉटम से मैं इस सेक्शन को भी एक्सेस कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, बॉटम पे भी जो है सेम तरीके से लिंक को डिफाइन कर दूंगा। मतलब कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और नीचे जाते हैं बॉटम पे और यहाँ पे जाके जो है मान लीजिए मैं इस तरीके से लिंक को डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद में यहाँ पे भी हम कर देंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हो गया इस तरीके से। अब इतना काम करने के बाद में जो हमें दोनों ही सेक्शन में जाके एक काम और करना होगा। मतलब कि यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे जाके जो हमें सेक्शन टैग को डिफाइन करना होगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक्शन और सेक्शन में लिखना होगा मुझे आईडी। और इसके बाद में इक्वल करके जो है मुझे यहाँ पे इस सेक्शन का नाम देना होगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसको भी हम देंगे डबल कोड में, मतलब कि कुछ इस तरीके से हम डबल कोड में डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ये कर दिया है। अब इसी तरीके से जो हमें ऊपर वाले सेक्शन में ये काम करना होगा। ये जो सेक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन करा है वो बेसिकली इस वाले पार्ट के लिए करा है। इसी तरीके से हमें ऊपर जाके भी ऊपर वाले पार्ट के लिए सेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो है मैं कुछ इस तरीके से एंटर कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मैंने लिख दिया है सेक्शन आईडी और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली सेक्शन का नाम लिखना है जिसको कि आपको एक्सेस करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर को जल्दी से, ये कॉपी हो गया और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये पेस्ट हो चुका है। अब हमारा जो लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। मतलब कि ये सेक्शन और ये सेक्शन जो है आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। तो अब जो मैं आपको वेब पेज पे इनको यूज़ करके दिखाता हूँ। पहले इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, ये सेव हो चुका है। अब चलते हैं वेब पेज पे। ये रहा हमारा वेब पेज, ओपन कर लेता हूँ दोबारा से, मैंने क्लोज कर दिया था। ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिंक क्रिएट हो गया है। मतलब कि ये जो सेक्शन है और ये नीचे वाला जो सेक्शन है वो आपस में लिंक हो चुके हैं और यहाँ पे भी देखिए लिंक आ रहा है। तो इस वाले लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली जो है मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली जो है मैं नीचे पहुँच जाऊँगा। मतलब कि मुझे वेब पेज को स्क्रॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो है मैं इस वाले लिंक पे, मतलब कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे पहुँच जाऊँगा, मतलब कि उस सेक्शन में पहुँच जाऊँगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे पहुंच गया हूं। इसी तरीके से जब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में पहुंच जाऊंगा। देखिए क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में हम आ गए हैं। मतलब कि वेब पेज को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप सेम वेब पेज के डिफरेंट सेक्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनल लिंकिंग की हेल्प से। अब हम डिस्कस करेंगे CSS की प्रॉपर्टीज को। तो देखिए CSS की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा CSS को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है कि काफी सारी बुक में डायरेक्टली CSS को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और बच्चों को यही पता नहीं होता है कि एक्चुअली में CSS है क्या, किस किस तरीके से वो CSS को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चे जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर जो है इसके थोड़े से बेसिक क्लियर कर दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे CSS को कि एक्चुअली में CSS होती क्या है और इसको अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस तरीके से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं HTML के डॉक्यूमेंट में। उसके बाद में हम CSS की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और CSS जो है एक लैंग्वेज है जिसको कि हम यूज करते हैं HTML के वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए, या फिर जो लेआउट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, कलर्स को अप्लाई करने के लिए, फॉन्ट को अप्लाई करने के लिए, स्पेसिंग को अप्लाई करने के लिए एंड इसके अलावा बहुत सारी तरीके की फॉर्मेटिंग करने के लिए जो CSS को यूज किया जाता है। बेसिकली सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो जो HTML की हेल्प से हम वेब पेज बनाते हैं उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हम CSS को यूज करते हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, या डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो वो आप CSS की हेल्प से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मल HTML में भी ये काम हो जाता है, लेकिन ओनली HTML की हेल्प से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वेब पेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए जो है ये CSS लैंग्वेज यूज की जाती है। बेसिकली इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो HTML है वो वेब पेज को क्रिएट कर रहा है और CSS क्या कर रही है, वेब पेज का एक तरीके से मेकअप कर रही है, मतलब उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। तो CSS को अप्लाई करने का कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे कि यहाँ पे पहले सेलेक्टर रहता है। सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है, टैग का नेम होता है जिसमें कि आपको CSS को अप्लाई करना है। उसके बाद में आप प्रॉपर्टी देंगे
जैसे कि जो हम HTML में नॉर्मली एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, तो जो एट्रीब्यूट होते हैं वही एक तरीके से यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी वर्क करते हैं और उसके बाद में हम वैल्यू वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं पी टैग के लिए जो है कलर को सेट किया जा रहा है, तो कलर क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से दी जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे H1 टैग के लिए जो है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है और इसकी जो वैल्यू है वो 120 सेट कर दी गई है। तो कुछ इस तरीके से जो है CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है और CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें कि पहली CSS है इनलाइन CSS, दूसरी है इंटरनल और तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। ये 3 टाइप होते हैं CSS के। तो चलिए जल्दी से मैं आपको तीनों को ही समझा दे रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं इनलाइन CSS की। तो इनलाइन CSS जो है वो बेसिकली ऐसी CSS होती है जिसको कि हम किसी HTML एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। मतलब कोई HTML का टैग है जिसके अंदर हम CSS को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इनलाइन CSS। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए HTML का डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पैराग्राफ टैग को यूज़ करा है और पैराग्राफ टैग में देखिए मैंने लगा दिया है स्टाइल। तो ये स्टाइल बता रहा है कि यहाँ पे हम CSS को अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है और कलर रखा है ब्लू। फिर जो है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लगाया है और यहाँ पे जो साइज दिया है वो दिया है 18 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से जो ये पैराग्राफ टैग है इसके लिए प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी, जिसका कि आउटपुट जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो साइज है वो 18 पिक्सल है और कलर देखिए यहाँ पे ब्लू आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से जब किसी पर्टिकुलर टैग में हम CSS को अप्लाई करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। देखिए जल्दी से मैं जो है आपको इसको चला के भी दिखा दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं एक न्यू फाइल बना ले रहा हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए मैंने टाइटल टैग को नहीं लगाया है, तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। तो अब जो इस पेज को मैं सेव कर दे रहा हूँ, मैं करता हूँ सेव पे क्लिक एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ मैं CSS के नाम से CSS एंड इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ inline.html। कुछ इस तरीके से मैंने नेम दे दिया है। सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टैग्स हमने लिखे हैं इन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। देखिए वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा फोल्डर, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इनलाइन CSS अप्लाई हो गई है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग टैग के लिए आप इनलाइन CSS को डिफाइन कर सकते हैं। जिस टैग में भी CSS अप्लाई करनी है आपको जो है कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात करते हैं इंटरनल CSS की। तो इंटरनल CSS जो होती है इसको हम लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर। मतलब कि हेड के अंदर जो है स्टाइल टैग रहता है और स्टाइल टैग के अंदर जो हम CSS को डिफाइन करते हैं। जिन जिन टैग के लिए भी हमें जो है CSS को डिफाइन करना होता है वो सारे टैग जो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं और उसके बाद में स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेड टैग के बाद में हमने डिफाइन करा है स्टाइल टैग को और इस टैग के बाद में हमने देखिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए जो है प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। मतलब कि मैंने P लिखा है और उसके बाद में देखिए कर्ली ब्रेसेस को लगाया है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी मैंने दी है, पहली दी है कलर और दूसरी दी है फॉन्ट साइज और दोनों की मैंने वैल्यू इस तरीके से दे दी है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसके लिए प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। अब नीचे जहाँ पे भी हम पैराग्राफ टैग को यूज करेंगे वहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग को यूज करा है तो ये जो टैग्स है पैराग्राफ में इन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। इसके अलावा मान लीजिए मल्टीपल टाइम जो है पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं तो हर बार जो है आपकी सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। मतलब कि आपको बार बार जो है पैराग्राफ टैग के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर इनलाइन CSS करते आप तो ये काम आपको हर बार करना होता, लेकिन हमने यहाँ पे इंटरनल CSS कर दिए तो एक बार जो आपको टैग की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना होता है और उसके बाद में जो आप उस टैग को कितनी बार भी नीचे यूज कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। और ये काम जो हम मल्टीपल टैग के लिए कर सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ टैग के लिए यहाँ करा है, इसके बाद मान लीजिए आप H1 के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए, H2 के लिए कर दीजिए, बॉडी टैग के लिए कर दीजिए। मतलब जितने टैग के लिए भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है उन सबको आप डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद में जब उन टैग को यूज करेंगे तो उन पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको भी चला के दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में। देखिए यहाँ पे करते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं। मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। ये मैं सेव करता हूँ इसको इंटरनल के नाम से, internal.html। देखिए सेव हो चुकी है। वेब पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए रहा हमारा वेब पेज, इसको ओपन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे अप्लाई करी थी सेम यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। मतलब कि इन टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से जो आप इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले टाइप की CSS की, जो कि है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS का जो हम कोड लिखेंगे, मतलब कि जो एक्सटर्नल CSS हम डिफाइन करेंगे
उसको हम एक अलग फाइल में लिखेंगे। मतलब किसी भी नाम से एक फाइल बना लेंगे जिसकी की एक्सटेंशन रहेगी .css, और उसके बाद में जो CSS वाली फाइल है इसको आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। और लिंक करने के लिए आप यूज करेंगे लिंक टैग का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, मैंने जो है यहाँ पे क्या करा है, पैराग्राफ टैग के लिए जो है इस तरीके से CSS को डिफाइन कर दिया है। मतलब कि अलग फाइल में जो है मैंने ये CSS डिफाइन कर दी है, जिसमें कि मैंने पैराग्राफ टैग की 2 प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया है, उनकी वैल्यूज दे दी हैं। और इसके बाद में जो मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा, तो मान लीजिए इस फाइल को जो मैंने कुछ इस तरीके से mystyle.css के साथ में सेव कर दिया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, .css आपको लगाना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से मान लीजिए हमने सेव कर दी है फाइल। अब इसके बाद में मान लीजिए हमारा HTML कोड कुछ इस तरीके से है, तो इस कोड में जो हम क्या करेंगे, इस वाली फाइल को लिंक करेंगे। किस तरीके से करेंगे, लिंक करने के लिए आप यूज करेंगे लिंक टैग को, जिसमें कि आप लगाएंगे रेल एट्रीब्यूट, जो कि बताता है कि यहाँ पे आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है और किसकी करनी है, स्टाइल शीट की करनी है। यहाँ पे इक्वल करके लिखेंगे आप स्टाइल शीट, देन आप लगाएंगे हर एट्रीब्यूट को, और उसके बाद में इक्वल करके देंगे आप इस फाइल का नेम, जिसको कि आपको लिंक करना है। कुछ इस तरीके से नेम दे देंगे। तो इससे होगा क्या, इस फाइल के अंदर आपने जिन टैग के लिए भी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी होगी, सेम प्रॉपर्टी जो है उन टैग के लिए यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब कि जब भी आप जो है उन टैग को अपने इस HTML डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को यूज करा है, तो जो टैग्स हैं इन पे जो है ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो CSS वाली फाइल का कोड है इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं नोटपैड में। तो यहाँ पे देखिए न्यू फाइल बना ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उस कोड को। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव पे क्लिक करके, और मान लीजिए मैं नेम देता हूँ यहाँ पे न्यू स्टाइल। ये मैंने नेम दे दिया, और इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे एक्सटेंशन .css और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए फाइल सेव हो गई है। इसके बाद में CSS फाइल को मैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकता हूँ। तो इस काम को करने के लिए मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ जल्दी से। ये कॉपी हो गया है। अगेन चलते हैं नोटपैड में। अब यहाँ पे अगेन जो है मैं न्यू फाइल को क्रिएट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जो है कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड पेस्ट हो गया। इसको सेव करते हैं और इसका नाम देता हूँ मैं external.html। इस वाली फाइल में हमारी एक्सटेंशन रहेगी .html। देखिए मैं सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये सेव हो चुकी है। अब चल के वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। देखिए रहा हमारा वेब पेज, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सटर्नल CSS है वो अप्लाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इसका रीज़न है, मैं बता रहा हूँ क्या रीज़न है। देखिए यहाँ पे जो है हमने जो CSS वाली फाइल है उसका नाम रखा है माई स्टाइल, जबकि मैंने सेव की थी तो उसका नाम था न्यू स्टाइल। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यू स्टाइल। अब इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S से और दोबारा चलते हैं वेब पेज पे। ये रहा वेब पेज। देखिए रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो CSS प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल CSS को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको जो आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो CSS वाली सीट है इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ बी टैग। मान लीजिए मैंने जो है प्रॉपर्टीज बी टैग के लिए डिफाइन कर दी। अब देखिए बी टैग को हमने इस वाले वेब पेज में यूज़ करा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं जाता हूँ हेड टैग से पहले मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है कोड को लिख दूंगा। यहाँ पे जो स्टाइल शीट है उसको लिंक कर देंगे। अब देखिए इसको सेव करते हैं और इस वाले वेब पेज को ओपन करते हैं। देखिए ये रहा हमारा वेब पेज। तो इसको जो मुझे कॉपी करके उसी जगह पे लेके जाना होगा जहाँ पे मेरी CSS की फाइल है, या फिर इस फाइल को कॉपी करके मैं इस जगह पे ला सकता हूँ। देखिए मैंने जो है कॉपी करके इस तरीके से कर दी है। मतलब कि जो वेब पेज है और जो CSS फाइल है वो दोनों एक ही जगह पे होनी चाहिए, तब जो आपका इस तरीके से लिंकिंग होगी। अदरवाइज जो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको इमेज लगाते टाइम भी बताया था। तो अब जो है इस वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ओपन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो CSS है वो अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए अप्लाई हो चुकी है। मतलब कि जहाँ पे भी बी टैग यूज हो रहा है वहाँ पे हमारी CSS अप्लाई हो गई है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे कि आप CSS को अपने वेब पेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे CSS की प्रॉपर्टीज को, जिनकी हेल्प से जो हम हाइपरलिंक के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हाइपरलिंक के स्टेट्स को चेंज करने के लिए कई सारी CSS प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लिंक, जिसको कि हम लिखते हैं A:लिंक, इस तरीके से लिखते हैं। और इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है अनविजिटेड लिंक का स्टाइल सेट करने के लिए। मतलब कि वेब पेज पे जो भी आपने लिंक लगाया है वो किस तरीके का दिखेगा, वो जो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट कर सकते हैं। जैसे कि उसका कलर क्या होगा, जब आप लिंक को लगाते हैं तो जो लिंक दिखेगा वो किस कलर में दिखेगा या किस तरीके का दिखेगा, वो सारी चीजें हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, जो कि है विजिटेड। तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है विजिटेड लिंक के स्टाइल को सेट करने के लिए। जैसे कि जो लिंक आएगा वेब पेज पे, जब उस पर क्लिक कर दिया जाए
तो वो किस तरीके का दिखे, वो सारी चीज हम सेट करेंगे विजिटेड प्रॉपर्टी की हेल्प से। थर्ड प्रॉपर्टी है होवर। इसकी हेल्प से जो हम स्टाइल सेट करते हैं लिंक के लिए कि जब हमारे लिंक पर जो है माउस का पॉइंटर पहुंचे तो वो किस तरीके से बिहेव करे, उसका कलर क्या हो जाए, वो सारी चीजें हम सेट करते हैं होवर प्रॉपर्टी की हेल्प से। इसकी हेल्प से जो हम एक्टिव लिंक के स्टाइल को सेट करते हैं, मतलब कि जब हमारे लिंक पे क्लिक करा जाए तो वो किस तरीके का दिखे, उसका कलर कैसा हो, वो सारी चीज़ें हम सेट करते हैं एक्टिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो लिंक प्रॉपर्टी है इसका कलर सेट कराया मैंने रेड, मतलब कि जो हमारा लिंक आएगा वेब पेज पे वो कौन से कलर में दिखेगा, तो वो दिखेगा हमारा रेड कलर में। और देखिए जो ए लिखा हुआ ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं एंकर टैग के लिए, मतलब कि जो भी लिंक होगा उसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो रेड कलर आ रहा है तो वो जो इस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है, मतलब जैसे लिंक आएगा वेब पेज पे तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से कलर में आएगा वो हम सेट करते हैं लिंक प्रॉपर्टी में। इसके बाद में देखिए विजिटेड जो प्रॉपर्टी है इसमें सेट करा है कलर ग्रीन, मतलब कि जैसे इस लिंक पे एक बार क्लिक कर दिया जाएगा तो क्लिक करने के बाद में जो है लिंक किस तरीके का दिखने लगेगा, मतलब एक बार हमने इसको विजिट कर लिया तो इसका कलर क्या हो जाएगा वो हमने सेट करा है विजिटेड प्रॉपर्टी की हेल्प से, मतलब कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जैसे एक बार ये लिंक ओपन हो जाएगा तो ये लिंक जो है ग्रीन कलर में दिखने लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर में लिंक दिखेगा। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे लगाई है होवर, और इसमें कलर दिया है ब्लू, मतलब कि जैसे माउस पॉइंटर को इन टेक्स्ट पे लेके जाऊंगा, जो लिंक लगा हुआ है उस पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा, ब्लू आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से जो है ब्लू कलर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे एक्टिव प्रॉपर्टी को लगाया है, मतलब कि जैसे इस लिंक पे क्लिक करा जाए तो क्लिक करते टाइम कौन सा कलर आए वो सेट कर दिया है मैंने ऑरेंज। जैसे क्लिक किया जाएगा तो उस टाइम पे कौन सा कलर आएगा वो आएगा ऑरेंज। देखिए क्लिक करते ही ऑरेंज कलर आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है और उसके बाद में हमने लिंक लगा दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो एंकर टैग है उसकी हेल्प से लिंक लगा दिया है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है इस एंकर टैग पे अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CSS को जो हमने स्टाइल टैग के अंदर डाला है। तो ये किस टाइप की CSS हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इंटरनल CSS को। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको चला के भी दिखा दे रहा हूँ। मैं देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने देखिए यहाँ पे कॉपी कर लिया है और अब चलते हैं नोटपैड++ में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं न्यू फाइल को बना ले रहा हूँ और यहाँ पे उस कोड को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ और मान लीजिए इसका नाम दे देता हूँ मैं लिंक प्रॉपर्टीज एंड यहाँ लिख देता हूँ .html। ये सेव हो चुका है। अब मैं आपको वेब पेज ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं फोल्डर में आ गया हूँ और ये रहा हमारा वेब पेज। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट आ रहे हैं वो रेड कलर में आ रहा है। देखिए साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको कोड भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोड। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ, मतलब कि माउस पॉइंटर को जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो इसका जो कलर है वो हो जा रहा है ब्लू, क्योंकि यहाँ पे हमने होवर पे सिलेक्ट कर रखा है ब्लू कलर। देखिए इस तरीके से हम माउस को लेके जाते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं होवर, मतलब कि माउस पॉइंटर को हम लिंक के ऊपर ले गए, अभी हमने उस पर क्लिक नहीं करा है तो इस चीज को हम बोलते हैं होवर। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो आएगा ऑरेंज, मतलब कि क्लिक करते टाइम ये लिंक क्या होगा, एक्टिव होगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कलर कैसा हो गया, ऑरेंज। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक को छोड़ूंगा तो ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और अब मैं वापस जाऊंगा, मतलब कि लिंक को जो है मैं विजिट कर चुका हूं। तो अब जब मैं इस लिंक को देखूंगा तो ये दिखेगा ग्रीन कलर का। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर हो गया है ग्रीन, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट करा है कि विजिटेड कलर कौन सा हो जाए, ग्रीन हो जाए। जैसे ही एक बार लिंक ओपन हो जाए तो ये किस कलर में दिखे, ग्रीन कलर में दिखे। और होवर का बिहेवियर देखिए अभी भी ब्लू है। तो कुछ इस तरीके से CSS प्रॉपर्टीज का यूज करके आप जो है लिंक के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो लिंक के स्टेट है उनको चेंज हम कर सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब देखिए अगर हम बात करें तो जो CSS प्रॉपर्टीज हैं ये आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप जो है लिंक को एज अ बटन भी डिस्प्ले करा सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कोड लिखा है। तो इस काम को करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है कोड को डिफाइन कर देना है, मतलब कि यहाँ पे लिंक प्रॉपर्टी को यूज करा है और विजिटेड प्रॉपर्टी को यूज करा है। इसके बाद में देखिए जो एंकर टैग है इसके अंदर हमने कुछ और प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करा है। हमने यहाँ पे दिया है कि जो बैकग्राउंड कलर आए वो कैसा है, रेड आए। उसके लिए हमने बैकग्राउंड कलर को सेट करा है और जो लिंक का कलर सेट करा है वो करा है येलो। तो ये कलर जो है लिंक प्रॉपर्टी के लिए भी सेट हो जाएगा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो लिंक आएगा आपका वेब पेज पे वो येलो कलर का आएगा और जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक होने के बाद भी वो जो है येलो कलर का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने विजिटेड भी लगाया है। मतलब कि विजिटेड प्रॉपर्टी के लिए और लिंक प्रॉपर्टी के लिए दोनों के लिए जो कलर होगा वो कौन सा सेट हो जाएगा, येलो कलर सेट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे
पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करा है, तो पैडिंग प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज होता है मार्जिन को सेट करने के लिए, मतलब जो भी एलिमेंट है उसके लिए आपको मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ पे लिखा है 20 पिक्सल, मतलब कि टॉप और बॉटम पे जो है 20 पिक्सल सेट हो जाए, और जो 25 लिखा है इसका मतलब जो लेफ्ट राइट का मार्जिन है वो 25 पिक्सल पे सेट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लिंक आएगा वो कुछ इस तरीके से बटन के फॉर्म में आएगा। तो ये जो हमने पैडिंग प्रॉपर्टी लगाई है इसकी हेल्प से देखिए ये जो ऊपर वाला मार्जिन है, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला मार्जिन है ये वाला और ये वाला ये हमारा सेट हो जाएगा। इसके अलावा जो लेफ्ट का मार्जिन है और जो राइट का मार्जिन है ये भी सेट होगा इस पैडिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और लगाई है टेक्स्ट लाइन, और इसकी वैल्यू दी है सेंटर, मतलब कि यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो देखिए सेंटर में आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है, आगे पीछे होके नहीं आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसकी वैल्यू है नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी जो है एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू नन रखिए जिससे कि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट में दी है यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्ले, और फिर इसकी वैल्यू दे दी है इनलाइन ब्लॉक, मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो पूरा इनलाइन फॉर्म में आएगा, जो ब्लॉक है उसी से अलाइन होके आएगा। तो कुछ इस तरीके से CSS का जो कोड है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो सेम जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करी है वो अप्लाई हो जाएंगी एंकर टैग पे, और जो लिंक आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब कि इनको हटा भी सकते हैं, तब भी जो आपका ये काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको भी चला कर दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं हम नोटपैड++ में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं इस वाले कोड को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, और जो भी कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये पेस्ट हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव कर दिया है मैंने, और अब चलते हैं वेब पेज पे। देखिए यार हमारा वेब पेज, तो यहाँ पे जो मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है लिंक हमारा आ गया, मतलब कि जो लिंक आ रहा है वो कुछ इस तरीके से बटन की फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे इस लिंक को ओपन करने के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं टेक्स्ट पे ही क्लिक करूँ, मैं यहाँ पे किसी भी एरिया पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तब भी जो है मेरा लिंक ओपन हो जाएगा, मतलब कि ये पूरी तरीके से बटन की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इन प्रॉपर्टीज़ को भी हटा सकता हूँ। देखिए मैं हटाता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ Ctrl+S से, और दोबारा चलते हैं वेब पेज पे। ये रहा हमारा वेब पेज। देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, बस जो टेक्स्ट है वो थोड़े से ऊपर चले गए हैं। तो अभी भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो लिंक जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप लिंक को जो है एज अ बटन डिस्प्ले करा सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम HTML का यूज़ करके अपने वेब पेज पे ऑडियो या फिर वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए वेब पेज पे ऑडियो और वीडियो को ऐड करने के लिए HTML में हम यूज़ करते हैं ऑडियो एंड वीडियो टैग्स को। ये दो टैग होते हैं, इनकी हेल्प से आप जो है साउंड या फिर वीडियो को अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। और इन दोनों टैग में कुछ की एट्रीब्यूट जो है यूज होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला एट्रीब्यूट जो कि यूज होता है इनके साथ में वो है SRC। ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है मीडिया का पाथ, मतलब कि जो भी आपको ऑडियो या फिर वीडियो को इंसर्ट करना है तो उसके पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं SRC एट्रीब्यूट को। इसके अलावा दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज कंट्रोल, और जो कंट्रोल एट्रीब्यूट है इसके हेल्प से हम मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो मीडिया है वो हमारी प्ले होगी, पॉज होगी, या फिर जो उसका वॉल्यूम है वो कितना होगा। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल एट्रीब्यूट को। और इसके अलावा एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले। अगर आप इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो आपकी जो मीडिया होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वेब पेज पे प्ले हो जाएगी, मतलब कि जैसे ही वेब पेज को आप ओपन करेंगे तो जो भी ऑडियो या फिर वीडियो आपने वेब पेज पे लगा रखा होगा वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। तो चलिए इसको कोड की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो को इंसर्ट करने की। देखिए ऑडियो को ऐड करने के लिए जो आप कुछ इस तरीके से कोड को लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑडियो टैग को लगाया है, और ऑडियो टैग में लगाया है यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट, और उसके बाद में जो ऑडियो मुझे इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज पे उस ऑडियो का यहाँ पे नाम दे दिया है, नेम है यहाँ पे music.mp3। तो कुछ इस तरीके से जो भी ऑडियो आपको अपने वेब पेज पे इंसर्ट करनी है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्स, और यहाँ पे लगा दिया है ऑटो प्ले, मतलब कि जैसे हम वेब पेज को लोड करेंगे वहाँ पे हमारी जो ऑडियो होगी ये वाली ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही वेब पेज को ओपन किया जा रहा है तो ऑडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले हो गई है। तो चलिए इसको जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे न्यू फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, और फिर जो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव पे जाके मैं जो है यहाँ पे क्लास 8 वाले फोल्डर में कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑडियो पेज। ये मैंने नेम दे दिया है, फिर लगा दूँगा मैं एक्सटेंशन .html। सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से सेव हो गई है। अब पहले हमें ये चीज़ चेक करनी होगी, जो हमने यहाँ पे म्यूजिक लगाया है, मतलब जो ऑडियो लगाई है वो हमारी उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पे कि हमने अपने वेब पेज को सेव करा है। अगर दोनों सेम जगह पे नहीं होंगी तो फिर क्या करना होगा आपको,
पूरा पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अभी जो हम पहले उस फोल्डर में चलते हैं, देखिए ये रहा फोल्डर और यहाँ पे हमने वेब पेज सेव करा है ऑडियो पेज के नाम से, जो कि इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑडियो फाइल को कॉपी कर रखा है जिसका नाम है म्यूजिक बन। तो इसी ऑडियो को जो मैं इस वाले वेब पेज में इम्बेड करूंगा, मतलब कि इसमें लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोड में जाता हूँ वापस और यहाँ पे जाकर कर देता हूँ मैं म्यूजिक बन। इस तरीके से मैंने कर दिया है और इसके बाद में मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं आपको वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए रहा हमारा वेब पेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा वेब पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हुई है। तो आजकल के जो भी लेटेस्ट वेब ब्राउजर हैं उनमें ऑटो प्ले फीचर कई बार वर्क नहीं करता है। देखिए वहाँ पे मैंने नोट भी डाल रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये नोट डाल रखा है कि जो ऑटो प्ले है वो आपका मॉडर्न ब्राउजर्स में वर्क नहीं करता है कुछ लेटेस्ट पॉलिसीज की वजह से। तो हो सकता है आपके वेब ब्राउजर में भी ये वर्क ना करे, जो पुराने वेब ब्राउजर होंगे हो सकता है उनमें वर्क कर जाए। तो फिलहाल के लिए जो मैंने ऑडियो लगाई है उसको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से वेब पेज आ रहा है, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ऑडियो लगाई है वो यहाँ पे प्ले हो गई है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हम ऑडियो को वेब पेज पे ऐड करते हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियो को ऐड करने की। तो वीडियो को भी जो है आप बहुत सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए वीडियो को ऐड करने के लिए भी जो है कुछ इस तरीके से आपको कोड को लिखना होगा और इसमें जो है आपके दो और एट्रीब्यूट होते हैं, हाइट एंड विड्थ, जिनकी हेल्प से जो आप वीडियो की हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि वीडियो टैग में आप लगाएंगे SRC एट्रीब्यूट को और उसके बाद में आप लिखेंगे वीडियो फाइल का नेम जिसको कि आपको वेब पेज पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में कंट्रोल एट्रीब्यूट को लगाएंगे, फिर ऑटो प्ले लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद में अपनी वीडियो की जो है आप हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो विड्थ था वो 400 रखी है और हाइट रख दी है 200। मतलब कि वेब पेज पे आपका जो वीडियो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो भी हाइट एंड विड्थ आप सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वेब पेज पे आपका वीडियो एडजस्ट हो जाएगा। और देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ऑडियो और वीडियो टैग है ये दोनों ही टैग हो सकता है कई सारे ब्राउजर में वर्क ना करें। तो इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों ही जो टैग हैं वो कई बार कई सारे ब्राउजर में वर्क नहीं करते हैं। और इसके अलावा दोनों ही टैग जो हैं कुछ स्पेसिफिक मीडिया फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ऑडियो टैग की अगर हम बात करें तो इसमें .web, .mp3, .ogg ये फॉर्मेट जो है आप ऑडियो टैग के साथ इम्बेड कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑडियो टैग होता है वो इन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा वीडियो टैग की अगर हम बात करें तो इसमें .mp4, .webm एंड .ogg ये फॉर्मेट जो है करंटली जो वीडियो टैग होता है वो सपोर्ट करता है। मतलब कि इन फॉर्मेट्स को आप जो है वीडियो टैग में इम्बेड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको वेब पेज पे वीडियो को भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। तो इस काम को करने के लिए हम जल्दी से यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो जल्दी से मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ उस कोड को पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको भी जो मैं सेम फोल्डर में सेव कर दे रहा हूँ। फाइल में जाते हैं, सेव पे जाते हैं, इसका नेम दे देते हैं हम वीडियो पेज। ये मैंने दे दिया, फिर देता हूँ मैं .html। तो यहाँ पे देखिए जिस वीडियो को मैंने लगाया उसका नाम है video.mp4। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी किसी वीडियो को ले लेता हूँ और उसी को जो हम आपको वेब पेज पे लगा के दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उस फोल्डर में चलते हैं। देखिए इस फोल्डर में आ गया हूँ। तो मैंने क्या करा है, इस फोल्डर में अपनी एक वीडियो को कॉपी कर दिया है जो कि इस तरीके से आ रही है और इसका नाम है 7। तो यहाँ पे जो मैं इसका नेम चेंज कर दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ वीडियो 1। ये मैंने इसका नेम रख दिया इस तरीके से। अब इसी वीडियो को जो हम अपने वेब पेज पे लगाऊंगा और जो मैंने फाइल सेव करी है वो मेरी यहाँ पे आ रही है। तो जो वीडियो फाइल और जो वेब पेज है वो दोनों जो है आपके सेम फोल्डर में होनी चाहिए, तभी जो हम डायरेक्टली वीडियो का नाम देख के उसको वेब पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वीडियो 1 और इसके बाद में इसको सेव कर देते हैं। और अब जो है मैं आपको वेब पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारा वेब पेज, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ओपन करा है वेब पेज पे हमारा वीडियो इंसर्ट हो गया है। अब इसको हम प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो प्ले फीचर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे प्ले के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो वर्चुअल रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स अ कंप्लीट वर्चुअल वर्ल्ड दैट यूजर। तो आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो है वो हमारा यहाँ पे प्ले हो रहा है। और इसके अलावा आप चाहें इसकी हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ विड्थ को 600 एंड जो हाइट है मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 300। और इसके बाद में हम कर देंगे इसको सेव एंड वापस चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे जो है मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो का साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से वीडियो टैग का यूज़ करके आप वेब पेज पे वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेम्स को। तो देखिए HTML जो है आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है मल्टीपल वेब पेजेस को
एक सिंगल स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेम्स का यूज़ करके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने जो कुछ इस तरीके से 4 पेज बना रखे हैं, मतलब कि 4 वेब पेजेस आपने बना रखे हैं। जैसे कि पहले वेब पेज का नाम है पेज 1, सेकंड का नाम है पेज 2 और थर्ड का नाम है पेज 3 एंड फोर्थ का नाम है पेज 4। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग आपने 4 वेब पेजेस को बना रखा है। तो देखिए नॉर्मली होता है क्या है, हम एक वेब पेज को ओपन करेंगे और उसका कंटेंट देखेंगे, फिर दूसरे वेब पेज को ओपन करेंगे उसका कंटेंट देखेंगे। इसी तरीके से अलग अलग वेब पेज को ओपन करके उनका कंटेंट देखते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको चारों वेब पेज का जो कंटेंट है वो एक सिंगल स्क्रीन में देखना है, मतलब कि कुछ इस तरीके से आप चाहते हैं कि चारों वेब पेज का कंटेंट एक ही स्क्रीन में आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो जाए। तो इस काम को करने के लिए यूज करते हैं हम HTML में फ्रेम्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेम क्या होता है। तो HTML में फ्रेम को लगाने के लिए हम यूज करते हैं आई फ्रेम टैग का। इसकी हेल्प से आप जो है एक ही डॉक्यूमेंट में जो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड कर सकते हैं। मतलब कि ये 4 डॉक्यूमेंट आपने देखे, तो इन चारों को जो आप एक ही वेब पेज में जो है इस तरीके से आप एम्बेड करके सिंगल स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से करेंगे। इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं हम पहले। तो आई फ्रेम टैग को यूज करने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे आई फ्रेम और उसके बाद में आई फ्रेम टैग के अंदर आप लिखेंगे SRC, मतलब कि जो SRC एट्रीब्यूट होता है वो लगाएंगे। देन इक्वल का साइन लगा के आप लिखेंगे URL, मतलब कि जो भी वेब पेज आपको लिंक करना है उसका URL देंगे। फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी हाइट एंड वेट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है फ्रेम a.html, मतलब कि फ्रेम ए के नाम से HTML का वेब पेज है जिसको कि हम यहाँ पे एज अ फ्रेम इम्बेड कर रहे हैं। उसके बाद में विड्थ एंड हाइट को यहाँ पे सेट कर दिया है। विड्थ डिफाइन कर दिया 600 और हाइट डिफाइन कर दिया 300। तो कुछ इस तरीके से आप आई फ्रेम टैग का यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए जो आई फ्रेम टैग है इसके एट्रीब्यूट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे 1-2 एट्रीब्यूट को आपको डिफाइन भी कर दिया है, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए HTML में आई फ्रेम जो टैग होता है इसके कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें कि देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस करा SRC की हेल्प से जो आप वेब पेज की URL को डिफाइन करते हैं जिसको कि आप फ्रेम में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट हमने देखा हाइट, जिसकी हेल्प से हम फ्रेम की हाइट को सेट कर सकते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट हमने देखा विड्थ, जिसकी हेल्प से हम फ्रेम की विड्थ को सेट कर सकते हैं। और चौथा एट्रीब्यूट है नेम, जिसकी हेल्प से हम फ्रेम के नेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो भी फ्रेम हमें लगाना है उसका हम कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप फ्रेम का नेम देंगे इस फ्रेम के नेम को जो हम टारगेट एट्रीब्यूट में यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है उसमें जो है एज अ नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में 4 वेब पेजेस हैं तो इनको आप कुछ इस तरीके से फ्रेम की हेल्प से डिस्प्ले करा सकते हैं। और इस काम को आप जो है कुछ इस तरीके से कोड लिख के कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपसे टारगेट एट्रीब्यूट की बात करी, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ। और यहाँ पे जो हम आपको HTML का कोड दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो आप मल्टीपल वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं फ्रेम में। मतलब एक सिंगल डिस्प्ले में किस तरीके से आप मल्टीपल वेब पेजेस को लिंक करके एज अ फ्रेम डिस्प्ले करा सकते हैं, और साथ साथ किस तरीके से टारगेट एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कोड की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरीके से कोड लिख दिया है। तो इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ तक का कोड मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर होगा। यहाँ पे बेसिकली जो बॉडी टैग है इसमें बीजी कलर येलो रखा है, मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर है उसको येलो लगा दिया है। उसके बाद में सेंटर टैग लगाया है जिसमें कि यहाँ पे एक हेडिंग डाली है जो कि है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, इस तरीके से लिख दिया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे आई फ्रेम टैग को लगाया है। उससे पहले देखिए जो UL लगा हुआ है इसको आप इग्नोर करना, ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। UL टैग यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको आपको लिखना नहीं है। तो बात करते हैं आई फ्रेम टैग की। तो देखिए आई फ्रेम टैग में जो है मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो फ्रेम का नेम है वो मैंने लिखा है माई फ्रेम, मतलब कि जो पहला फ्रेम आएगा उसका नाम रखा है मैंने माई फ्रेम। फिर SRC एट्रीब्यूट लगा के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मुझे फ्रेम में चाहिए उसका नाम लिख दिया है एज computing.html, मतलब कि कुछ इस तरीके से ये वेब पेज ऑलरेडी बना हुआ है। और इसकी विड्थ एंड हाइट को सेट कर दिया है 200 पे, मतलब कि जो फ्रेम में पहला वाला वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है वो इस कोड की वजह से डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से आई फ्रेम लगाया है और इसमें देखिए SRC में HTML डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है IoT.html और इसकी हाइट एंड विड्थ को भी 200 पे सेट कर दिया है। मतलब कि यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट आ रहा है इस तरीके से, ये आ रहा है इस वाले कोड की वजह से। इसी तरीके से थर्ड टाइम यहाँ पे आई फ्रेम टैग को यूज करा है और इस बार इसमें वेब पेज लगाया है greatcomputing.html के नाम से। ये वेब पेज है, इसको यहाँ पे लगा दिया है और इसकी हाइट एंड विड्थ को भी 200 पे सेट कर दिया है। मतलब कि फ्रेम में थर्ड वेब पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए फोर्थ वेब पेज को भी यहाँ पे लगाया है जिसमें कि मैंने लिख दिया है रोबोटिक्स। तो कुछ इस तरीके से जो फोर्थ वाला वेब पेज है वो यहाँ पे फ्रेम में देखने को आपको मिल रहा है। और इसके बाद हम देखिए यहाँ पे लास्ट में एक वेब पेज को लिंक करा है, मतलब कि जो हमारा मेन पेज है जिस पे कि हम ये फ्रेम देखने को मिलेंगे, तो उसी वेब पेज पे हमने एक लिंक क्रिएट करा है जिसमें कि हमने जो है IoT वाले वेब पेज को लिंक करा है। और यहाँ पे जो टारगेट एट्रीब्यूट को लगा के इसमें लिख दिया है माई फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमने फ्रेम लगाए हैं इनमें जो है पहले वाले फ्रेम में हमने नेम डिफाइन करा है। देखिए जो नेम एट्रीब्यूट है वो हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले आई फ्रेम टैग में यूज करा है, बाकी किसी में नहीं करा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फ्रेम क्रिएट हो रहा है
उसका नाम हो गया माई फ्रेम। और यहाँ पे जब हमने टारगेट एट्रीब्यूट में लिखा है माई फ्रेम, तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिंक हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जब यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करा जाएगा तो ये कौन से फ्रेम में जाके ओपन हो, मतलब कि इसका टारगेट क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है इस वाले फ्रेम में जाके ओपन हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो वेब पेज है वो इस वाले फ्रेम में जाके ओपन हो जाएगा। बेसिकली यही काम होता है टारगेट एट्रीब्यूट का, कि आपको पर्टिकुलर लिंक को कहाँ पे जो है ओपन करना है, उसका टारगेट क्या है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो जल्दी से मैं न्यू फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ उस कोड को पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसको उसी फोल्डर में हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं frame.html। ये मैंने दे दिया है, सेव कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो वेब पेज हमने मेंशन कर रखे हैं, इनको हटा के जो हमने इस फोल्डर में वेब पेज बना रखे हैं उनको मैं लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फोल्डर में मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए रहा हमारा फोल्डर। तो फोल्डर में ये जो हमने वेब पेज बना रखे हैं, इन्हीं में से जो है मैं 2-4 वेब पेजेस को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम फ्रेम में लेंगे 1 वाले वेब पेज को, दूसरा ले लेते हैं पेज 2 वाले वेब पेज को, और तीसरा ले लेते हैं ऑडियो वाले वेब पेज को, और फोर्थ ले लेंगे हम इंटरनल वाले वेब पेज को। ये 4 वेब पेजेस को हम फ्रेम में यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो लिंक लगाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे इस वाले वेब पेज को, जो कि है वीडियो पेज। इस तरीके सारे वेब पेजेस को हम यहाँ पे फ्रेम में यूज़ कर लेते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कर दे रहा हूँ मैं 1, यहाँ कर देता हूँ 1, ठीक है, ये 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए जो फ्रेम का नाम है, ये अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं माई फ्रेम ही रहने दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो हाइट एंड विड्थ है, इसको मान लीजिए मैं कर देता हूँ 400 पे। मैं 400 कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं मान लीजिए पेज टू, और इसकी भी कर देता हूँ हाइट एंड विड्थ को मैं 400 पे सेट। ये मैंने 400 कर दिया है। इसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पे इंटरनल वाले को, ये ले लिया हमने, और इसके हाइट एंड विड्थ को भी 400 पे सेट कर देता हूँ। ये कर दिया है। इसके बाद में हम कर देते हैं यहाँ पे ऑडियो वाले पेज को, ऑडियो पेज, और इसकी हाइट एंड विड्थ को मैं सेट कर दे रहा हूँ 300 पे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको हाइट एंड विड्थ को क्या रखना है। मैंने 300 कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो वेब पेज हम लिंक कर रहे हैं, इसमें मैं लिंक कर दे रहा हूँ वीडियो वाले वेब पेज को। यहाँ लिख देता हूँ मैं वीडियो पेज.html, और यहाँ पे देखिए टारगेट में लिखा है मैंने माई फ्रेम, मतलब कि ये वाला जो फ्रेम है इसको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस वाले में भी जो है नेम एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ नेम, और यहाँ पे कर देता हूँ नेम इक्वल में मान लीजिए मैं frame2। ये frame2 मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने माई फ्रेम में टैग करा है, और इसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। ये मैंने सेव कर दिया है। अब चल के इस वेब पेज को ओपन करते हैं। देखिए मैं फोल्डर में आ गया हूँ, और यहाँ पे ये रहा हमारा वेब पेज, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 वाला पेज है, ये पेज 2 वाला डॉक्यूमेंट है, और ये जो है इंटरनल वाला है। एंड इसके अलावा ये जो आ रहा है ये हमारा ऑडियो पेज वाला डॉक्यूमेंट है। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं हम। मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लिंक से पहले BR कर दे रहा हूँ मैं, मैंने BR कर दिया है। और यहाँ पे जो है लिंक से पहले मैं H1 लगा दे रहा हूँ, जिससे कि लिंक जो है थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। H1 को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। H1 बेसिकली हेडिंग के लिए होता है, मतलब कि हेडिंग लेवल 1 को डिफाइन करने के लिए टैग यूज होता है। सेव करते हैं, अगेन चलते हैं वेब पेज पे। ये रहा वेब पेज, रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गए हैं, मतलब कि यहाँ पे हेडिंग की तरह डिस्प्ले हो रहे हैं। अब एक काम और कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो वेब पेजेस हैं इनकी बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा हूँ, जिससे कि हर एक वेब पेज जो है अलग अलग कलर में डिस्प्ले हो सके। तो वापस चलते हैं कोड पे। तो देखिए यहाँ पे जो वेब पेज हमने फ्रेम में लगाए हैं उनके कोड पे चलते हैं। पहले हमारा 1 वाला पेज, ये रहा हमारा 1 वाला पेज। इसमें जो है मैं कर देता हूँ बॉडी के अंदर बीजी कलर मान लीजिए मैं कर देता हूँ पिंक कलर मैंने डिफाइन कर दिया। एंड चलते हैं पेज 2 वाले में, ये रहा पेज 2। इसमें कर देता हूँ मैं बीजी कलर, मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन। अब चलते हैं इंटरनल में, यहाँ पे करते हैं हम बीजी कलर, और यहाँ कर देता हूँ मान लीजिए मैं रेड। एंड इसके बाद हम चलते हैं हम ऑडियो वाले में, ये रहा हमारा ऑडियो वाला, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं बीजी कलर, मैं कर देता हूँ मान लीजिए यहाँ पे ब्लू। कुछ इस तरीके से मैंने ये कर दिया है। और देखिए सभी में चेंज करने के बाद में मैं Ctrl+S प्रेस करते हुए जा रहा हूँ, तो साथ ही साथ जो चेंजेस हैं वो सेव होते जा रहे हैं। अब इसके बाद में चलते हैं हम वेब पेज पे, और वहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। ये रहा हमारा वेब पेज, यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर एक वेब पेज का जो कलर है वो डिफरेंट शो हो रहा है। अब देखिए जितने भी यहाँ पे वेब पेज शो हो रहे हैं इनमें सब में कंटेंट अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑडियो लगी हुई है,
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो लगी हुई है। इसके अलावा जो पहला वाला फ्रेम आ रहा है, मतलब कि 1 वाला जो पेज है, इसमें देखिए इमेज और टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमने क्या करा था, यहाँ पे जो लिंक लगाया था, मतलब कि वीडियो ओपन करने के लिए हमने यहाँ पे लिंक लगाया है, तो हमने वहाँ पे लगाया था टारगेट एट्रीब्यूट में, ये कहाँ पे ओपन हो, इस वाले फ्रेम में जाके ओपन हो। तो जैसे इस लिंक में मैं क्लिक करूंगा, जो वीडियो होगा वो इस वाले फ्रेम में प्ले हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। तो वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो वर्चुअल रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स अ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा है, यहाँ पे जो वीडियो है वो प्ले हो गई है। ये क्यों इस वाले फ्रेम में प्ले हो रही है, क्योंकि हमने इसको टारगेट करा है। हमने टारगेट एट्रीब्यूट को लगा के ये चीज़ डिफाइन करी थी कि जो हमारा लिंक ओपन हो वो इस वाले फ्रेम में ओपन हो। देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको इसमें भी ओपन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं रिफ्रेश हो गया है। अब मैं जो इस लिंक को इस वाले फ्रेम में ओपन करूंगा, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे कोड में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। देखिए रहा हमारा कोड, जो फ्रेम वाला पेज है जिसमें कि हमने कोड लगा रखा है। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, जो टारगेट है इसमें जो हम फ्रेम का नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रेम 2 भी डिफाइन कर रखा है, तो हम यहाँ पे दे देंगे फ्रेम 2। मैं देता हूँ यहाँ पे फ्रेम 2। तो अब जो लिंक ओपन होगा वो इस वाले फ्रेम में ओपन होगा। इसी तरीके से आप किसी भी फ्रेम को टारगेट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा, जिस फ्रेम को टारगेट करना चाहते हैं उसमें जो आपने फ्रेम का नेम डिफाइन कर रखा हो, तो इसीलिए जो नेम एट्रीब्यूट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर दे रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया है और अब चलते हैं वेब पेज पे। यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश हो चुका है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो वीडियो प्ले होगा वो इस वाले फ्रेम में होगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। तो वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो वर्चुअल रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस बार वीडियो सेकंड वाले फ्रेम में ओपन हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से HTML में हम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं उनको कैसे सिंगल स्क्रीन में फ्रेम का यूज़ करके डिस्प्ले करा सकते हैं। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।